नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में होंगे मौजूद। बैठक में सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो दिल्ली से आपके साथ अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी, अमित शाह जो है बैठक में मौजूद हैं और बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री बैठक में सांसदों को संबोधित भी करेंगे, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है दिल्ली में और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी मौजूद है। और लखनऊ से अहम जानकारी सामने आ रही है। योगी कैबिनेट की बैठक आज लोक भवन में होगी। योगी कैबिनेट की बैठक, 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सुबह 11 बजे शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। तो लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक होनी है और इस दौरान सुबह 11 बजे से जो है बैठक शुरू होगी, जहां 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है। तो योगी कैबिनेट की बैठक होनी है और लखनऊ से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जहां 1 दर्जन से भी अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़े। प्रियम, क्या हो सकता है इस बैठक में खास? बिल्कुल, देखिए योगी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। अब से मैच कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे ये जो बैठक है वो लोक भवन में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें कैबिनेट के तकरीबन सभी सदस्य जो हैं वो मौजूद होंगे। और इस बैठक में माना जा रहा है कि अलग अलग विभागों के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव जो हैं वो रखे जा सकते हैं और उनको मंजूरी मिल सकती है, जिसमें औद्योगिक विकास है, पर्यटन विभाग है, इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग है और ख़ास तौर पर इसमें अयोध्या को लेकर कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो रखे जा सकते हैं, जिनको आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। 11 बजे से ये कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू होगी और कैबिनेट में हालांकि कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए, कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिली, इन सब की जो जानकारी है वो आधिकारिक तौर पे जो है वो प्रेस ब्रीफिंग के जरिए, यानी कि जब कैबिनेट बैठक होगी उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, उसके जरिए जो है वो बताया जाएगा कि कौन कौन से विभाग थे जिनके प्रस्तावों को आज इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है, कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे इस कैबिनेट बैठक के अंदर, तो उसको लेकर जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन उससे पहले माना जा रहा है कि आज इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो रखे जाएंगे। जो पिछले जिन प्रस्तावों को कैबिनेट के अप्रूवल की आवश्यकता है उनको इसमें जो है वो रखा जाएगा और उसके बाद इन कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद उन प्रस्तावों को लागू किया जाएगा। विशेष तौर पर अयोध्या को लेकर माना जा रहा है कई अहम प्रस्ताव इस आज की कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। जी, और जो है मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, चूंकि कैबिनेट की बैठक है तो उसमें कैबिनेट के जितने सदस्य हैं मुख्यमंत्री के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक के अंदर उन प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी जिनको कैबिनेट के अप्रूवल की आवश्यकता है। अलग अलग विभागों के ये प्रस्ताव जो हैं वो रखे जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें SGPGI में पीडियाट्रिक स्पेशलिटी सेंटर बनाने को लेकर जो एक प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है, तो उसको भी आज माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। इसके अलावा पर्यटन विभाग के कई सारे प्रस्ताव हैं, उनको आज इसमें रखा जा सकता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का है, ऊर्जा विभाग है, तो इन सभी विभागों के जो हैं वो अलग अलग प्रस्ताव जो हैं वो आज इस बैठक में रखे जा सकते हैं। उनको कैबिनेट की अप्रूवल भी हो सकती है। हालांकि और बढ़ते हैं आगे। संसद की सुरक्षा में सिंधमारी को लेकर दोनों सदनों में जारी हंगामा सोमवार को भी जारी रहा। विपक्ष ने सरकार को घेरा, सवाल किए, नारेबाजी की और संसद की कार्यवाही में बाधा डाली। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सांसदों को सुरक्षा में सिंधमारी की जांच से जुड़ी जानकारी दी, लेकिन विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे, जिसको देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के 92 सांसद को निलंबित किया गया है। घटना की एक उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई
और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोकने का ये एक प्रक्रिया है। सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोकने का काम भाजपा कर रही है। बंद करें ये सब और अपनी तानाशाही चलाएं, क्योंकि असलियत ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा उसको निलंबित किया जाएगा। मोदी जी को विपक्ष का चेहरा बर्दाश्त नहीं है। पहले आपने 15 सांसद निलंबित किए, अब आपने 31 सांसद निलंबित कर दिए और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विपक्ष के लीडर को, अधीर रंजन चौधरी जी तक को निलंबित कर दिया गया है। तो सदन में अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो सदन और लोकतंत्र का मतलब क्या है? मोदी जी को ये ढोंग छोड़ देना चाहिए। अपने मन से जैसे चलाना चाहे देश को चलाएं, जैसे चला रहे इस कगार पर तो देश को ले ही आए हैं। विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके। मैं भी शुमार हूं उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए। जो बचे खुचे हैं कल कर देना, लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। विपक्ष चूंकि हार की इतनी बड़ी उनकी बुरी हार हुई है, उस हार का संदेश बदलने के लिए कि उसकी चर्चा ना होने पावे, वो कोई ना कोई मसौदा लाते रहेंगे। इनका ये पिछली बार भी इन्होंने हंगामा मचाया था और कई बार सदन को नहीं चलने दिया था। और बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। मोदी ने स्टॉलों का भ्रमण किया और विकसित भारत यात्रा वैन और क्विज कार्यक्रम का भी दौरा किया। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें संबोधित भी किया। सबसे बड़ा देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें और अव्यवस्था, यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो 4 लेन की हो गई हैं या फिर 6 लेन की बना दी गई है। 9 संकल्प रख रहा हूं, 9 आग्रह रख रहा हूं। मेरा पहला आग्रह है, पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। दूसरा, गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए। तीसरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए। मैं छठी बात कहता हूं, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मेरा 7वां आग्रह है, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा के खाने के जीवन में शामिल करिए। मेरा 8वां आग्रह है, फिटनेस। योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। और 9वां आग्रह है, कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए, उसकी मदद करिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वहीं पीएम मोदी ने वाराणसी और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और वंदे भारत ट्रेन से देखिए इंडिया वॉइस संवाददाता विकास चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वाराणसी से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर कर दिया है। जी हाँ, ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है वंदे भारत एक्सप्रेस की जो दूसरा संस्करण है, यानी कि वाराणसी और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का जो दूसरी जो सीरीज़ है वो चल रही है। और इस समय ये प्रयागराज पहुंचने वाली है। जो टाइम दिखा रहा है 3:50 पर ये प्रयागराज पहुंच पाएगी और इसके ठीक बाद ये कानपुर सेंट्रल इटावा होते हुए सीधा ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि ये वंदे भारत ट्रेन इसलिए लॉन्च की गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो यात्री है उनकी सहूलियत को देखते हुए, साथ ही साथ जो उनकी डिमांड थी कि वंदे भारत ट्रेन हमको एक और चाहिए जो कि वाराणसी और दिल्ली के बीच चले, जिससे हम सहूलियत के साथ साथ कम समय में हम जो है दिल्ली का सफर तय कर पाएं। तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से दिल्ली तक का सफर तय करने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये अपने गंतव्य स्थान यानी कि दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। और वाराणसी से दिल्ली जाने वाली इस ट्रेन में जो यात्री हैं वो ही बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनॉग्रल रन है इसका, और इसके बाद जब इसका वाणिज्यिक रन होगा, यानी कि जब ये कमर्शियल वे में जब रन करेगी तो बनारस से, जिसको मरवाडी कहा जाता था, वहां से ये दिल्ली के लिए जाएगी। क्योंकि ये पहले से ट्रेन जो है वंदे भारत की ऑपरेशनल है, जो कि वाराणसी जंक्शन से दिल्ली चलती है। ऐसे में कुछ यात्री बैठे हुए हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर में इनको कैसे अनुभूति हो रही है। सर, क्या परिचय आपका? मैं तो जो है कम की अधिवक्ता हूँ और मेरा नाम प्रदीप उपाध्याय है। वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। और जो है कहता है कि ये बनारस की जनता के लिए बहुत अच्छा मतलब कि
ये उपहार है आज मोदी जी ने दिया है। और हम लोग ये और भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम और रूटों पर, जैसे बॉम्बे रूट है, गोरखपुर रूट है, उस पर भी जो है इस तरीके की ट्रेनें चलेंगी तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एक ट्रेन सर पहले से ही चल रही है इस रूट में, दिल्ली और वाराणसी के बीच, ऐसे में दूसरी ट्रेन की आवश्यकता क्या पड़ेगी? नहीं आवश्यकता, दिल्ली और कलकत्ता और बॉम्बे की इतनी रूट व्यस्त है, बनारस से इतने पैसेंजर हैं कि आप तो एक दो ट्रेन की बात कर रहे हैं, कम से कम 10 फ्लाइटें हैं तो भी जो है आपको वेटिंग ही मिलता है। तो इसलिए अभी तो एक दो और चलेगी तो भी जो है फुल जाएगी। बिल्कुल, देखिए ऐसे में जो है ट्रेनों की आवश्यकता, क्योंकि लगातार जो ट्रेन है वो बिजी रहता है, रूट जो है पूरा बिजी रहता है, ऐसे में खचाखच भीड़ होती है ट्रेनों में। और ऐसे में वंदे भारत का दूसरा जो सीरीज है, यानी कि वंदे भारत सीरीज की जो दूसरी ट्रेन है, आज पीएम मोदी ने उसको हरी झंडी दिखा दी और काफ़ी ज़्यादा खास ये पूरा जो सफ़र है वो होने वाला है। और यात्री जो है आराम से बैठे हुए हैं, यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है उनको कई मायनों में इस बात का भी एहसास करा रही है कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी को, भारत की जो एक्चुअल राजधानी है यानी नई दिल्ली, वहाँ से जोड़ने का जो कवायद है वो शुरू हो गई थी। और पीएम मोदी द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद यह प्रयागराज पहुँचने वाली है। और अपने कैमरामैन से हम कहेंगे, दरअसल ये दिखाएंगे, देखिए ये डिस्प्ले पर शो कर रहा है कि अगला स्टॉप जो है इसका प्रयागराज है। और इस समय जो ये ट्रेन है 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ रही है। नेक्स्ट स्टेशन जो है इसका प्रयागराज है। ऐसे में जो है काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है। देख सकते हैं आप, जो ये ट्रेन का डोर है ऑटोमेटिक डोर है, इस पर आप बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ये ट्रेन जो है ऑटोमेटिक वे में जो है निकल जाएगी। और कहीं ना कहीं ये दिखाती है चीज़ें कि कितना ज़्यादा खास ये चीज़ें हो जाती हैं। अब देख सकते हैं आप, ये ट्रेन का डोर है जिसको ऑटोमेटिक लॉक है, इसमें आप बटन दबाता ही ऑटोमेटिक लॉक खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। कहीं ना कहीं बायो टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। ये जो टॉयलेट है कितना साफ सुथरा और बाकायदा जो है वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ इंडियन कल्चर की भी टॉयलेट है यहाँ पर, यानी कि दोनों तरह के जो यात्री हैं उनको भी सहूलियत हो। और निश्चित तौर पर ही इस बात का भी जो है बखूबी ध्यान रखा गया है। देख सकते हैं डोर जो है ऑटोमेटिक लॉक है, साथ ही साथ कैमरे की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरा, जिसमें हर एक गतिविधि को कैप्चर किया जाए ताकि कुछ भी ऐसी अप्रिय घटना के टाइम पे जो है उसको होने से रोका जा सके, बाद में उसकी शिनाख्त की जा सकती है। इसके साथ ही साथ अलार्म भी दे रखे हैं, इमरजेंसी के सिचुएशन में आप अलार्म को दबा सकते हैं। गाड़ी को खड़े करने की बात जब आ सकती है तो उसमें भी आप दबा सकते हैं और दरवाजा ये खुल जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में अलार्म जाएगा रेलवे प्रशासन के बाद, उसके बाद वो उसको देखते हुए जो है जो पूरी स्थिति है उसका मुआयना करते हुए उस सिचुएशन को खोल सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाती हैं कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सहूलियत है, वंदे भारत एक्सप्रेस का जो लॉन्च होने के बाद जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदली। और निश्चित तौर पर ही वाराणसी से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए और दिल्ली से वाराणसी जाने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी हद तक जो है सहूलियत प्रदान करेगी। देखना होगा कि इससे क्या कुछ सहूलियत होती है और यात्रियों को कितना इससे फायदा पहुंचता है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने स्वर्वेद महामंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौके पर मौजूद रहे। स्वर्वेद महामंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पीएम ने वाराणसी को स्वर्वेद महामंदिर की सौगात दी। हम नए भारत की अनुभूति कर रहे हैं। भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। ये पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये परिवर्तन विश्वास का परिवर्तन है। ये नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। ये नया भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर नागरिक को देने की गारंटी देता है और यही देने की गारंटी ही मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर के यह गाड़ी गांव-गांव में विकसित भारत के संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। स्वर्वेद महामंदिर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले उन्होंने विहंगम योग कि जिस साधना के लिए संत समाज की स्थापना की थी, शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम विहंगम योग संत समाज का प्रारंभ हुआ है। और इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने भारत को सर्वांगीण विकास की एक नई गति दी है, एक नई पहचान दी है और भारत के विरासत पर दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके इसका एहसास कराया है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मंदिर का, इस धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है।
आध्यात्मिक जगत में शून्य शिखर पर स्वयं प्रवेश किया था, कुंभ की इस महान परंपरा को, चाहे वह दुनिया की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देना हो, या फिर उत्तराखंड में केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो, या महाकाल के महालोक के निर्माण का कार्य। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में निरंतर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, सत्संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके बिना भेदभाव के पूरी ऊर्जा को देश के लिए, उन कार्यों के लिए समर्पित किया हुआ है जिसको लेकर के 1920 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जेल की यातना भी सहन की थी। और काशीपुर में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हो रखे हैं, इसका ताजा उदाहरण काशीपुर के रामनगर रोड स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम पर देखने को मिला, जहां तड़के सुबह चोर एटीएम को ही उखाड़ ले गए, जिसकी सूचना लगते ही हड़कंप मच गया। वहीं अब पुलिस मामले में सीसीटीवी कैमरे के जरिए चोरों की पहचान करने में जुट गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। सूत्रों के मुताबिक चोर सफेद स्कॉर्पियो से आए थे, वो एटीएम को उखाड़ ले गए, जिसमें करीब 10 से 12 लाख की नकदी थी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि एटीएम में कितने की नकदी थी। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको काशीपुर से, जहां चोरों ने एटीएम को ही उखाड़ लिया, जिसमें 10 से 12 लाख की नकदी बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की छानबीन कर रही है, उनकी तलाश में जुटी हुई है और काशीपुर से खबर साझा कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।